दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जीके जीएस प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हमने अपनी 5 क्लास आज तक कर ली हैं। उन 5 क्लासों में हमने जाना कि पूरा पाषाण काल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं वो क्या रही, उसके बारे में चर्चा की। हमने चर्चा की कि जो धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो क्या रहे। और फिर उसके बाद हमने जाना कि महाजनपद काल, उसमें क्या क्या चीज़ें रहीं, उनके बारे में हमने जान चुके हैं। आज की क्लास हमारी जो है वो 6वीं क्लास है, क्लास 6 है। छोटी छोटी क्लासों में आपको हिस्ट्री अच्छे से समझाई जा रही है। तो आज की क्लास में हम आज जानेंगे मगध साम्राज्य और मौर्य काल के बारे में। मगध साम्राज्य महाजनपद के बाद शुरुआत हुई। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि मगध साम्राज्य जो है वो कैसे शक्तिशाली हुआ, उसके शक्तिशाली होने के पीछे क्या क्या वजह रही थी वो हमने बात की थी उसमें कि जंगलों की वहाँ पे प्रधानता थी, लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, वहाँ पे कृषि अच्छे से होने लगी थी। तो ये कई कारण की वजह से, उसके साथ ही राजा महाराजाओं को टैक्स के रूप में, बलि के रूप में टैक्स मिलने लगा था। तो इन सब वजह से वो मगध साम्राज्य जो है शक्तिशाली बना। उसमें कौन से पहले किस वंश का जो है स्थापना हुई, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे कैसे आगे बढ़ी वो चीज़ें, उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि सबसे पहले जो मगध में जो साम्राज्य की स्थापना हुई वो हर्यक वंश की हुई थी। और हर्यक वंश जो है वो, उसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो बिम्बिसार माने जाते हैं। तो 544 ईसा पूर्व में इसकी जो गद्दी पे बैठा, यानी इसकी स्थापना करने वाला जो राजा था, जो शासक था, वो बिम्बिसार था। अब आपको जानना है कि बिम्बिसार ने इसकी स्थापना की तो किस तरीके से मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, कैसे उसने साम्राज्य को बढ़ाया, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसने क्या किया कि मैत्रीपूर्ण तरीके से, यानी दोस्ती के रूप में और वैवाहिक संबंधों से, यानी मित्रतापूर्ण और वैवाहिक संबंधों से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने युद्ध भी लड़े, तो वो युद्धों के माध्यम से भी उसने कुछ कुछ विस्तार अपने साम्राज्य का किया। तो युद्ध में उसने सबसे पहले अंग को जैसे जीता, अंग महाजनपद जो था उसको जीता, और उसका जो है सेनापति एक तरह से अपने पुत्र जो है अजातशत्रु को बना दिया। अजातशत्रु को उसने क्या बनाया, उसका जो है वहाँ का सूबेदार बना दिया। तो इस तरीके से उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया बिम्बिसार ने 3 विवाह किए थे, वो आपको जानने चाहिए। उसके जरिए उसने अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। उसने कौन से विवाह किए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसका पहला विवाह ये माना जाता है कि उसने कौशल नरेश जो प्रसेनजित थे, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी महाकौशल, या इनको महाकौशला देवी भी बोलते हैं, उनके साथ सबसे पहले विवाह किया। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो विवाह किया वो चेटक की बेटी चेलना से विवाह किया था। इसी से चेलना से ही जो अजातशत्रु का जो है जन्म हुआ। तो चेलना से जन्म हुआ अजातशत्रु का, तो ये आपको जानने वाली बात है। तीसरा विवाह इन्होंने किया जो वो भद्र नरेश की जो पुत्री थी वो क्षेमा से विवाह किया। तो इस तरीके से इन्होंने 3 विवाह किए, इसके जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा नहीं है कि इनका जो है मित्रतापूर्ण और विवाह संबंधों से विस्तार हो ही रहा था, इनके युद्ध भी होते थे, इनके जो है लड़ाइयाँ भी हुई। तो अवंती जो था वो इनका सबसे शत्रु था ज़्यादा, यानी कि इनका जब से असली शत्रु कौन था, तो अवंती का राजा था महासेन, वो इनका एक तरह से शत्रु था, शक्तिशाली शत्रु था। उसके साथ युद्ध चलता रहा, बिम्बिसार का युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। बाद में क्या हुआ कि अवंती के जो महासेन थे, जो महासेन शासक था, महासेन, उसको पीलिया रोग हो गया था। उसको पीलिया होने की वजह से वो परेशान हुआ। इसकी चर्चा, इसके बारे में पता चला जब बिम्बिसार को, तो उसने अपने एक जो राजवैद्य थे जीवक, उनको भेजा, और उसके बाद वो मित्र बन गए दोनों। यानी कि महासेन जब ठीक हुए तो इन दोनों में जो शत्रुता थी वो मित्रता में बदल गई, तो दोनों जो है वो मित्र बन गए। तो इस तरीके से हम बिम्बिसार के पीरियड को समझते हैं कि बिम्बिसार ने अपने मगध साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि उसके बाद जो है वो इस वंश को, जो हर्यक वंश है, उसको पितृहंता वंश क्यों कहलाते हैं, यानी पितृहंता वंश ये क्यों कहलाया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये पितृहंता वंश इसीलिए कहलाया क्योंकि अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने जो पिता थे, जो बिम्बिसार थे, उनका जो है उनकी हत्या कर दी, उनकी मृत्यु कर दी। इस वजह से इस वंश को पितृहंता वंश कहलाते हैं। इस वजह से भी कहलाते हैं कि अजातशत्रु को भी इनके बेटे उदयन ने भी इनकी हत्या की, उसके बाद गद्दी पर बैठे। तो एक तरह से ऐसा पैटर्न देखा जाने लगा कि बाप को बेटे के जरिए मारकर उसकी गद्दी पर बैठा जाता है। तो इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं अजातशत्रु के बारे में कि क्या है इनके बारे में जानने के लिए। तो अजातशत्रु के बारे में जो जानने वाली बात है कि पहली बात, इनका जो उपनाम, यानी कि उनका नाम जो था वो असली नाम एक तरह से, या उपनाम बोल सकते हैं, तो कोड़िक था। इनका नाम क्या था, कोड़िक बोला जाता था। इनका बचपन का नाम था इनका कोड़िक। इसके साथ ही इनके बारे में कुछ और जानने वाली बात है अजातशत्रु के, क्योंकि ये गद्दी पर अपने पिताजी की हत्या के बाद बैठे। तो इन्होंने क्या किया कि युद्ध के जरिए कई राज्यों को जीता।
इन्होंने क्या किया कि काशी और बज्जी संघ, काशी काशी एवं बज्जी काशी एवं बज्जी संघ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अब इनको जीतने में जो मदद करने वाले इनके सेनापति थे, जो मंत्री थे इनके साथ सहायता करने वाले, वो दो मंत्री नाम कभी कभी पूछ लेता है, जैसे वर्षकार और दीर्घ नारायण। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि वर्षकार एवं दीर्घ नारायण ये इनके जो दो मंत्री थे, इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया, लिच्छवी पर, इनकी मंत्रियों की सहायता से लिच्छवी को भी अपने राज्य में मिला दिया, लिच्छवी को भी अपने राज्य में मिलाया हराकर। इसके साथ ही अजातशत्रु की एक विशेषता थी कि इसने युद्ध में दो तरीके के यंत्र जो इस्तेमाल किए युद्ध में, उनको बोला जाता है रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक। तो ये जो दो यंत्र थे, महाशिलाकंटक, इनके इस्तेमाल से इन्होंने अपने शत्रुओं को हराया। इसके साथ ही इनके समय में, अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय हुई, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो पहली बौद्ध संगीति इनके समय में हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि अजातशत्रु जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा ये एक और बात इनके बारे में जानने की है कि इनके जो शासनकाल था, यानी अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठे, उसके बाद जब 8वें वर्ष, इनकी 8 साल हो चुकी थी, तो 8वें वर्ष जो चल रही थी उसमें क्या हुआ कि बुद्ध जी की मृत्यु हुई, यानी उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये आपको जानने वाली बात है कि उनके बैठने के बाद 8वें वर्ष जो है बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा काशी बज्जी संघ और लिच्छवियों को इन्होंने मतलब फूट डलवाई और उसके बाद इनको हराया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से चर्चा होती है अजातशत्रु के शासन के बारे में। आगे हम चर्चा करने वाले हैं उदयन के बारे में, जो इनका बेटा था। और उदयन ने भी अपने जो है अजातशत्रु को मारकर, अपने पिता को मारकर इसकी गद्दी पर बैठे। तो कब बैठे थे? 460 से 44 तक, इनके 444 ईसा पूर्व तक ये अपने उस गद्दी पर बैठे। तो यहाँ ईसा पूर्व। और दूसरी बात इनके बारे में जानने वाली है कि इन्होंने गंगा और सोन नदी, ये पाटलिपुत्र की स्थापना की, गंगा और सोन नदी के किनारे पर। तो गंगा व सोन नदी के किनारे के जंक्शन पे इन्होंने पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उसकी स्थापना की। इन्होंने राजधानी को अपनी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया, यानी स्थानांतरित किया। तो ये बात आपको जानने वाली है कि उदयन क्या है कि उन्होंने अपने पहले पिता को मारा, उसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी को स्थानांतरित किया राजगृह से पाटलिपुत्र में। दूसरी बात इनके बारे में जानने वाली कि ये जो है जैन मतावलंबी थे। तो जैन अनुयायी थे ये, पहली बात, क्योंकि इनके पिता तो बौद्ध धर्म को मानते थे और ये जैन धर्म को मानते थे। इसके अलावा ये अपने आप को श्रेडिक, इनका जो है उपनाम जो था वो श्रेडिक नाम से ये जाने जाते थे। तो इतनी बात इनके बारे में जानने वाली है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट हर्यक वंश के जो शासक थे उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे इनके बाद जो शिशुनाग वंश आया उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप आगे हम शिशुनाग के बारे में जानने वाले हैं। तो शिशुनाग के बारे में जाने तो शिशुनाग की स्थापना करने वाले संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे, ये आपको जानने वाली बात है। इसके अलावा ये जनता द्वारा चयनित शासक कहलाए। ऐसा माना जाता है कि इनको जो जनता ने सपोर्ट किया, इसकी वजह से ये शासक बने। इन्होंने क्या किया था कि अंतिम जो शासक था वो हर्यक वंश का नंदीवर्धन, या इनको नागदशक भी बोलते हैं, तो उनकी जो हत्या करके इन्होंने इसकी स्थापना की। इन्होंने क्या युद्ध के जरिए वत्स पर अधिकार भी कर लिया, लड़ाई करके, युद्ध करके। और इन्हीं के समय में क्या हुआ कि मगध की सीमा मालवा तक फैल गई, विस्तारित हो गई, मालवा फैल गई। इसके साथ ही इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को भी राजधानी बनाया। तो आपको जानने वाली बात है कि इन्होंने वैशाली को भी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र के साथ साथ। इसके बाद इनके जो अनुयायी थे, इनके बाद जो उत्तराधिकारी थे वो कालाशोक थे। तो दूसरा राजा इनमें कालाशोक, जो कि फेमस राजा माना जाता है। इनको काकवड़ भी कहा जाता है, ये काकवड़ नाम से भी जाने जाते थे। इनके बारे में एक मेन चीज़ जानने वाली है कि इनकी राजधानी, इन्होंने क्या किया कि पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। जो दो जगह बटी थी, वैशाली और पाटलिपुत्र, उसकी जगह इन्होंने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। इसके साथ ही इनके जो शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो दूसरी बौद्ध संगीति थी। आपको पता है दूसरी बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई। तो ये आपको जानने वाली बात है, ठीक है। अगली बात इनके बारे में यहाँ तक हो जाती है। अब इनके बाद जो वंश आया वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बाद जो वंश आया वो नंद वंश। तो नंद वंश में जो इसके संस्थापक हैं वो महापद्मनंद हैं। तो नंद वंश में जो जिसकी स्थापना की नंद वंश की, वो महापद्मानंद ने की। और महापद्मानंद को आप जानते हैं कि एक राट की उपाधि धारण करने वाले ये महान राजा थे। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ से क्या किया कि जिन्न की मूर्ति वो अपने साथ ले आए थे। तो आपको पता है कि ये कलिंग को इन्होंने हराकर
अपने शासन में मिला दिया था। और वहाँ से किसकी मूर्ति लेके आए थे, तो जिन्न की मूर्ति उठा के ले आए थे, जिसकी चर्चा खारवेल ने की है अपने अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन्न की मूर्ति ये अपने यहाँ से ले आए, कलिंग से लेके आ गए। उसके बाद इन्होंने एकराट परशुराम इस तरीके की उपाधि अपने लिए धारण की, संबोधित किया अपने आप को इन उपाधियों से। तो इनके बारे में एक और बात जानने वाली है कि ये एक शूद्र शासक थे, शूद्र शासक कहे जाते हैं, इनको शूद्र शासक थे। इसके अलावा ये क्षत्रियों के नाशक भी कहे जाते हैं, तो इनको सर्व छत्रांतक भी बोला जाता है, सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों के नाशक भी कहलाते हैं ये। इसके साथ ही काली का अंश भी इनको बोला जाता है। खारवेल के हमने हाथी गुफा अभिलेख से जाना कि ये जिन्न की मूर्ति ले आए और इन्होंने कलिंग को हराया, और वहाँ पे कलिंग में एक नहर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ये आपको जानने वाली बात है। तो नहर का निर्माण भी इन्होंने वहाँ पे सिंचाई के लिए करवाया था, ये आपके लिए जानने वाली बात है। इसके साथ ही ये उग्रसेन के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही इनके जो शासनकाल में पाणिनि इनके मित्र कहलाते हैं। पाणिनि इनके साथ दरबार में रहते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की जो है रचना की थी। तो इस तरीके से इनके बारे में हम जान सकते हैं। परशुराम के बारे में मैंने बता दिया कि इन्होंने भार्गव या परशुराम का अवतार अपने आप को बताया। तो इन महापद्मानंद के बारे में इतनी बातें हैं। इसके साथ ही जो आगे इनके बारे में जानने वाली बात ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इनके एक और इस वंश का जो लास्ट शासक था वो आप जान लीजिए, घनानंद। तो घनानंद क्योंकि इसीलिए जानना जरूरी है कि मौर्य काल की जब हम शुरुआत करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो आपको जानना जरूरी है कि घनानंद जो है या धनानंद जो है वो किस वंश से संबंधित था। क्योंकि घनानंद को ही मारकर जो है मौर्य काल की स्थापना हुई है। उनको हराकर उनको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसको जान लेते हैं कि मौर्य काल नंद वंश के बाद आया और किस तरीके से उनके बारे में पता चलता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनके बारे में जानने के स्रोत हैं कि जो कौटिल्य थे उनका अर्थशास्त्र, तो उनके अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है मौर्य काल के बारे में। जैन साहित्य से भी हमें पता चलता है मौर्य काल के बारे में, जिनमें हम कल्पसूत्र और परशिष्टि वर्मन इनकी जो चर्चाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं, इनके जरिए हम ये समझते हैं कि मौर्य काल के बारे में हमें चीज़ें पता चलती हैं। दीपवंश महावंश जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जो रचनाएं थी, जो भी उनके ग्रंथ थे, उनसे पता चलता है हमें। इसके साथ ही बौद्ध साहित्य कुछ और भी थे जिनके साथ ही हमें पता चलता है इनके बारे में मौर्य काल से। तो कथा वस्तु, मिलिंद पन्नो, जातक कथाएं, इनसे भी हमें चीज़ें पता चलती हैं। इसके साथ ही मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखी, उससे भी हमें पता चलता है कि मौर्य काल में कैसे कैसे धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ कैसी थीं। इसके साथ ही हमें मेगस्थनीज की इंडिका से पता चलेगा। इसके साथ ही निर्याकस के जो रचना थी उससे पता चलेगा। इसके साथ ही कलहड़ की राजतरंगिणी से पता चलेगा। तो इन सब से हमें जो मौर्य काल के बारे में चीज़ें पता चलेंगी कि उनकी शासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। उसके साथ ही वहाँ पे समाज की व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में हम बात करते हैं। इस वंश में इस मौर्य काल में जो मेन यानी मुख्य जो शासक रहे हैं उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि एक तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक भी हैं। उनके बाद हम पढ़ेंगे कि बिंदुसार का रोल क्या रहा, फिर अशोक का रोल समझेंगे, और फिर अंतिम जो शासक है बृहद्रथ, तो बृहद्रथ के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा इसमें हम जानने वाली बात हमारे लिए होगी वो अशोक के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर अशोक से पूछता है या चंद्रगुप्त मौर्य से पूछता है। तो इन दोनों के बारे में अधिकतम चर्चा होने वाली है, बाकी हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये घनानंद के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं पहले, क्योंकि इनको ही हराकर हमारी जो स्थापना होगी मौर्य काल की उसके बारे में होगी। तो क्या था कि घनानंद जो है वो जैन को मानने वाले शासक थे और स्थूलभद्र को भी इनको संरक्षण प्राप्त था। इसके साथ ही इनके सेनापति थे वो भद्रशाल थे और सिकंदर के समकालीन ये शासक बने थे। घनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन थे। तो इसलिए इनको जो है यूनानियों ने अग्रमीज कहा है, इनको अग्रमीज, घनानंद को अग्रमीज कहा। और इन्होंने क्या किया कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इनके शासनकाल में ही चाणक्य की जो कि घनानंद ने बेइज्जती की थी उसके एवज में उन्होंने बदला लेने के लिए और जो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और घनानंद को हराया, हत्या करवाई और फिर उसके बाद मौर्य काल की स्थापना की। तो अब हम मौर्य काल को समझेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की, उसको जान लेते हैं। तो मौर्य काल के बारे में हम जानते हैं कि कौन सा समय है ये। तो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है वो आपका मौर्य काल का समय माना जाता है। तो इसमें कौन से शासक रहे और राजनीति उसके जान लेते हैं, उनकी राजनीति क्या थी। तो सबसे पहले इनमें शासक हैं वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में क्या जानने वाली बात होगी, पहली बात तो सबसे पहली बात ये कि चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले कौन थे, चाणक्य थे। और उनके जरिए ही ये कुशल सेनानायक और सेनापति बना और इसी के जरिए इन्होंने सबसे पहले घनानंद को हराया और मौर्य काल की स्थापना की।
उसके बाद जो सिकंदर जब उस समय घनानंद के समय आया था, उसने जो जो क्षेत्र जीते थे उन क्षेत्रों को दोबारा से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच में, कब्जे के बीच में, सेल्यूकस के साथ इनका युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में, और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कार्नेलिया, जिसको हेलेना भी बोलते हैं। इसके साथ इनका विवाह हुआ और इन्होंने दहेज में कंधार, हेरात, काबुल और मकरान प्रांत की प्राप्ति की। तो इनको ये एक तरह से दहेज या एक तरह से युद्ध में इनको प्राप्त हुए सेल्यूकस के जरिए, कंधार, हेरात, काबुल और मकरान। इसके एवज में इन्होंने 500 हाथी जो हैं सेल्यूकस निकेटर को दिए, दहेज, वो मतलब होता है ना कि उपहार में दिए सेल्यूकस को। तो इस तरीके से जानते हैं कि इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से चीज़ें शुरुआत की। जस्टिन नाम के एक जो है वैज्ञानिक, वो सॉरी साहित्यकार, उन्होंने इसको सेंड्रोकोट्स के नाम से संबोधित किया। सेंड्रोकोट्स, जस्टिन स्ट्रैबो एरियन ने इनको कहा सेंड्रोकोट्स, और इन्होंने कहा कि सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की जो है भेंट हुई थी, इसका जो उल्लेख किया है वो जस्टिन ने किया। तो जस्टिन ने बताया कि इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही प्लूटार्क के अनुसार, यानी प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण भारत को अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया, यानी रौंद डाला। इनका कहना है कि पूरे जो भारत पे, पूरे संपूर्ण भारत पे चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरह से जो है शासन चलता था उस टाइम। इनके कुछ और नाम भी जाने जाते हैं, तो वो आप जान लीजिए कि इनको एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स बोलने वाले एपियोनस या प्लूटार्क हैं। विलियम जोन्स ने इनको सेंड्रोकोट्स बोला। ये महिला अंगरक्षक, इनकी जो अंगरक्षक थी वो महिला थी, तो महिलाएं जो हैं इनकी अंगरक्षक हुआ करती थी। इनके बारे में एक चीज़, मेन चीज़ जानने वाली है कि इनके जो शासनकाल में प्रथम जैन संगीति इनके ही शासनकाल में आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में इसका जैन संगीति का आयोजन हुआ, पहली जैन संगीति का। इसके साथ ही इनके जो शासनकाल में ही इन्होंने अपने बेटे यानी बिंदुसार को अपनी राजगद्दी सौंप दी थी। तो ये आपके लिए जानने वाली बात है कि इन्हीं के अपने शासनकाल में ही इन्होंने अपनी गद्दी सौंप दी। और इसके साथ ही सोहगोरा, ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख से इन्होंने अकाल में राहत दी, इसके बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ ही इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो इन्होंने अपने जब बेटे को अपना शासन दे दिया, उसके बाद इन्होंने अपनी गद्दी त्याग दी, और ये जो कर्नाटक का जो श्रवण बेलगोला मैसूर में है, वहाँ पे ये चले गए और इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति आप सभी जानते हैं कि अन्न जल त्याग कर जो है मृत्यु तक अपने आप को रखना उपवास में, और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करने की पद्धति जो होती है वो संलेखना पद्धति कहलाती है। इसको संथारा भी बोलते हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी नाम जान सकते हैं। इसके साथ ही ये महाबोधि वंश के अनुसार राजकुल से संबंधित थे। तो इनका मानना है कि राजकुल से संबंधित थे चंद्रगुप्त मौर्य। कहीं पे इनको शूद्र की उत्पत्ति से भी माना जाता है। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूजन इनमें बना रहता है कि ये क्षत्रिय थे कि राजकुल थे कि पंडित थे कि ब्राह्मण थे। इन पे ना चर्चा करते हुए हम बात कर रहे हैं कि इनको जो मृत्यु प्राप्त हुई यहाँ पे हुई। अब श्रवण बेलगोला में क्या है, तो आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि बाहुबली गोमतेश्वर की यहाँ पे एक विशाल मूर्ति है, जो जैन धर्म को मानने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा जगह मानी जाती है, बहुत फेमस जगह मानी जाती है, जहाँ पे लोग जाके अपनी जो क्रियाकलाप करते हैं, जो उपासना करते हैं, वहाँ पे कई लोग संलेखना पद्धति से जो है अपने प्राण त्यागते हैं, या कई लोग उपवास रखते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से एक पर्व मनाया जाता है, यहाँ पे एक जो है त्यौहार मनाया जाता है हर 12 वर्ष बाद। तो इसको महामस्तका अभिषेक भी बोला जाता है। तो 12 वर्ष बाद यहाँ पे एक त्यौहार की जो है जो आयोजन होता है, और महामस्तका अभिषेक इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चीज़ें जानने वाली थी जो आपने जानी। अब हम आगे बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, क्या क्या आपके लिए जानने वाली बातें हैं। तो जिस तरीके से मैंने अभी बात की कि इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको शासन दे दिया और गद्दी पर बैठा दिया। इसने जब गद्दी पर बैठे तो इसने तक्षशिला में हुए दो विद्रोह हुए तक्षशिला में। उसके लिए सुसीम अपने दोनों बेटे अशोक और सुसीम को भेजा, और वहाँ पे इन्होंने इनको दबा दिया और वहाँ पे उन्होंने शांति कायम की। तो इसके साथ ही बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। तो आपको ये जानने वाली बात है कि 16 राज्यों का विजेता तारानाथ ने किनको कहा, बिंदुसार को कहा। तो जो तारानाथ थे, लामा तारानाथ तिब्बत के लेखक थे, इन्होंने दक्षिण का विजेता इनको कहा। तो क्या क्या बोला कि 16 राज्यों का विजेता या दक्षिण का विजेता इनको कहा, दक्षिण का विजेता। तो दक्षिण का विजेता बोला। अब चूंकि इनके बारे में एक और चीज़ जानने वाली है कि इनको यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्टस या अमित्रोकेडीज, शत्रुनाशक भी बोला है, जो शत्रु का नाश करने वाला बोला है। तो इनके अन्य नाम भी हैं जो आपको जानने चाहिए, अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन। तो इनके नाम जो हैं वो अन्य नाम भी हैं बिंदुसार के, वो आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी थे। इसके साथ ही
बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। आजीवक आजीवक जो संप्रदाय है आप सभी जानते हैं कि बौद्ध का पूर्व का संप्रदाय माना जाता है। उनके बौद्ध के पूर्व जन्म की चर्चाएं करता है उसमें। इसके साथ ही मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी जो है, मक्खलीपुत्र गोसाल ने इनकी जो है जो आजीवक संप्रदाय को बनाया था और ये नियतिवाद को मानते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिंदुसार जो है इनके अनुयायी थे और सीरियाई राजदूत जो टाइमेकस इनके ही समय यहाँ पे भारत में आया था। अब हम जानते हैं कि बुद्ध के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का वर्णन दिया गया है। और ये वर्णन किस में है? तो दीपवंश और महावंश में ये पता चलता है कि निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। इसके साथ ही उपगुप्त से भी बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त करने की चर्चाएं मिलती हैं। वो किस में है? दिव्यावदान में वर्णन इसका मिलता है कि दिव्यावदान में कहा गया है कि उपगुप्त के जरिए बौद्ध जो अशोक को बौद्ध की दीक्षा दी गई, उसमें उसको जो उसके बारे में बौद्ध धर्म को बारे में उसको अपनाने के लिए बताया गया। इसके बारे में चर्चा मिलती है। तो अशोक के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसने ये साम्राज्यवादी शासक था, तो इसने कई युद्ध किए, हिंसा की, और इसकी हिंसा जो है वो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हुई। कलिंग में लाखों लोग मारे गए। इसको देखकर इसका जो है हृदय द्रवित हो गया, इसको बुरा लगा और इन्होंने क्या किया कि अपने युद्ध की रणनीति को छोड़कर इन्होंने शांति की नीति अपनाई। और इसी शांति की नीति में इन्होंने क्या किया कि धम्म की स्थापना की। एक अवधारणा थी, कोई धर्म नहीं था ये। तो इसमें क्या था कि कई चीज़ें ऐसी थी जो सामाजिक नियम बताती थी और आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में चर्चाएं करती थी कि समाज में किस तरीके से लोगों को व्यवहार करना चाहिए। तो इन सब के बारे में इसके बारे में धम्म में इन सब की चर्चा होती है। तो बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ कि अशोक अवंती का उपराजा बना। बिंदुसार जब शासक था तो अशोक को अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा बनाया गया था। बिंदुसार के बाद 269 में इनको राज्याभिषेक इनका हुआ। लेकिन चूंकि भाइयों में शासन यानी गद्दी को लेकर लड़ाई चली तो उसकी वजह से ये पूर्ण रूप से जो इनका राज्याभिषेक अच्छे से हुआ वो 273 ईसा पूर्व में हो पाया। मतलब 273 से इनमें और 269 तक चर्चा चली, मतलब लड़ाई युद्ध चले भाइयों में। उसके बाद 269 में अच्छे से इनका राज्याभिषेक हुआ। 273 में हुआ और 269 में, 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है, तो आपको ये जानने वाली बात है। ठीक है, अशोक के जो अभिषेक हुआ 269 में, इसके 8वें वर्ष क्या हुआ कि कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था। इसकी चर्चा जो हमें मिलती है वो 13वें शिलालेख में मिलती है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है। जिसके बाद मैंने बताया कि उसका हृदय द्रवित हुआ, उसने धम्म की स्थापना की और उसमें सामाजिक नियम और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में यानी आचार संहिता के बारे में बात है कि समाज में लोगों को अपने बच्चे और अपने लोग, समाज और पशु पक्षियों, इनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में इसमें चर्चाएँ मिलती हैं। इसके साथ ही मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फस या टोलमी द्वितीय भी इनको बोलते हैं, ने डियानियसियस को अशोक के दरबार में भेजा था, जो इनका एक तरह से राजदूत था। तो बुद्ध अशोक से संबंधित ये चीज़ें चर्चा में मिलती हैं। और चर्चा में क्या मिलता है तो बात करते हैं कि इनके जो शिलालेख थे, इन्होंने कई शिलालेख की जो है इनका लिखवाया। अशोक ने जो कई शिलालेख और अभिलेखों को लिखवाया। इनको जो पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे 1837 में, वो जेम्स प्रिंसेप थे। इनको सबसे पहले इनको पढ़ा। ब्राह्मी लिपि के जो पहला अभिलेख था उसको पढ़ने वाले कौन थे? आपके जेम्स प्रिंसेप थे। इसके साथ ही कई और अभिलेख जो मिलते हैं जिनमें अशोक नाम से इनकी चर्चा मिलती है। तो मॉस्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलम, इन अभिलेखों से अशोक के बारे में चर्चा मिलती है। इनका नाम मिलता है अशोक नाम से। इसके साथ ही कुछ और बात जानेंगे अशोक के बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि बराबर की पहाड़ियों में कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व पहाड़ी का निर्माण करवाया और नागार्जुन गुफा दशरथ ने दी थी। इसके बारे में इसमें चर्चा मिलती है। यानी कि बौद्ध धर्म को आजीविकों के लिए और बौद्धों के लिए इन्होंने कई सारी गुफाओं के निर्माण करवाए। और सातवीं अशोक के जो 7वां अभिलेख है उसमें आजीविकों का उल्लेख मिलता है, जो बौद्ध धर्म के पूर्व के जो अनुयायी माने जाते हैं उसके। तो इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बौद्ध धर्म को अशोक ने फैलाने का काम किया। तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाने में अशोक जो है कितना उस तरीके से लबालब भरे हुए थे, मतलब कि वो कितना मानते थे बौद्ध धर्म को। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अच्छे से फैलाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कई जगह पे अपने मंत्रियों को भेजा, तो कई जगह पे पुत्र पुत्रियों को भेजा और इसने कई बौद्ध परंपरा के अनुसार कई स्तूपों को यानी 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है, ऐसा बौद्ध परंपरा मानती है। तो कई सारी इन्होंने संरचनाएं की जो बौद्ध धर्म को अच्छे से मानते थे ये, इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में वो सब बातें थी जो एक तरह से ये समाज में स्थापित करना चाहते थे। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि और क्या इनके बारे में जानने के लिए है। तो इनके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि इस समय कैसे कैसे इनका प्रशासन चलता था, कैसे स्थापत्य कला इनके बारे में जो इस समय स्थापित हुई। तो मेगस्थनीज ने पोलीब्रोथा यानी कि पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि इन्होंने कहा कि
पाटलिपुत्र एक जगह थी जहाँ पे इनका शासन हुआ करता था। मेगस्थनीज की इंडिका में इनके बारे में पता चलता है। फायान ने कहा कि पाटलिपुत्र जो कुम्हारी था के प्रसाद राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताता है। तो फायान जो चीन का जो जो यात्री था, उन्होंने पाटलिपुत्र को राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। तो इस तरीके से पाटलिपुत्र के बारे में इनमें जानने को मिलता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत हुआ करते थे जिनको चक्र कहा जाता था, और मंत्रिपरिषद सम्राट की सहायता के लिए स्थापना, मतलब एक मंत्रिपरिषद थी जो सम्राट को सहायता देती थी। और तीर्थ जो शब्द था वो किस लिए फेमस था, तो अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थ शीर्षस्थ अधिकारी जो महामात्र होते थे, जो शीर्ष के अधिकारी होते थे, उनको तीर्थ बोला जाता था। इसके साथ ही चंद्रगुप्त की सेना में 9000 हाथी थे। इसके बारे में किसने बताया, तो जस्टिन ने बताया। इसके बारे में हमें पता चलता है। चर नाम शब्द जो था वो किसके लिए जाना जाता था, जासूस जो होते थे, यानी हमारे राजदूत होते थे, उनके लिए चर शब्द होता था। गुप्तचर होते थे, उनके लिए चर शब्द इस्तेमाल करते थे। इस समय प्रांतों के प्रशासक के लिए कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक शब्द यूज किए जाते थे। ग्राम जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। इसका मुखिया जो है वो ग्रामीक होता था। कुछ और शब्द हैं जो यहाँ सबसे जो जानने चाहिए, आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे छोटा प्रशासक कौन होता था, तो गोप होता था। इसके अलावा मार्ग निर्माण का अधिकारी एग्रोनोमोई और नगर पदाधिकारी एस्टिनोमोई होता था। धर्मस्थली और कंटक शोधन न्यायालय होते थे 2, जो सिविल और आपराधिक न्यायालय माने जाते थे। इनके नाम जो थे वो धर्मस्थली और कंटक शोधन बोला जाता था। संस्था, संचरा और चर ये क्या थे, तो गुप्तचर संस्थाएं थी। तो गुप्तचर संस्थाओं को संस्था, संचरा और चर बोला जाता था। इसके साथ ही इसमें और एक आपके लिए जानने वाला है कि महामात्य सर्प क्या था। तो गुप्तचर विभाग जो था उसका प्रमुख होता था, उसको महामात्य सर्प बोला जाता था। सरकारी जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि के नाम से जानते थे। और राजूक क्या था, एक अधिकारी होता था, उसको न्यायाधीश एक तरह से अधिकारी था उस टाइम मौर्य काल में। और बिना वर्षा की भूमि को अदेव मात्रक बोला जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें आपके जानने के लिए हैं। इसके समय जो स्थापत्य का निर्माण हुआ अशोक के समय, तो स्तंभों पर यूनानी एवं ईरानी प्रभाव देखा जाता है। अशोक के जो स्तंभ हैं, जो शिलालेख हैं, जो अभिलेख हैं, उन पे यूनानी और ईरानी प्रभाव देखा जाता है। इसके साथ ही इसमें कौन से स्तूप हैं जहाँ से हमें चर्चाएं पता चलती हैं, तो धर्मराज का स्तूप, भरहुत स्तूप, तक्षशिला स्तूप और पिपरवा स्तूप सबसे प्राचीन माने जाते हैं। धौली हस्ती क्या है, तो ये एक तरह से उदयगिरी पहाड़ियों को काटकर एक शैलकृत हाथी की मूर्ति है। क्या है, धौली हस्ती क्या है, तो एक ये हाथी की मूर्ति है, और ये उदयगिरी पहाड़ियों को काटकर एक पत्थर से बनाई गई हाथी की मूर्ति है। इसके साथ ही इसमें जानने वाली बात है कि मौर्यकालीन मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट काली पॉलिश वाले मृदभांड मिले हैं। तो उत्तरी काली पॉलिश वाले जो आपको मृदभांड मिले हैं ये अशोक के टाइम में मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो हमें जानने को पता चलता है, मिलता है कि जिसमें सिंह के जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो एकास्मिक स्तंभ है, यानी एक पत्थर पे बनाया गया है। और ये सारनाथ सिंह का स्तंभ है, आप सभी जानते हैं। रामपुर में नटुआ बैल, संकिसा में हाथी, इस तरीके की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही अशोक के स्तंभों में सिंह, घोड़ा, हाथी, बैल देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर अभिलेखों, शिलालेखों में इसके समय होते थे, मौर्यकाल के समय। तो आज की चर्चा हमारी यहाँ रही। कल हम बात करेंगे आगे की चीज़ों में, और कल की वीडियो हम पढ़ेंगे अशोक के आगे मौर्योत्तर काल के बारे में। आज हमने मौर्य काल के बारे में जो मेन बात आपके एग्जाम के लिए हो सकती हैं वो जानी। आगे हम चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, कैसे कैसे उसमें राजा, शासक और कौन से वंश की स्थापना हुई। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।